नमस्कार सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज हम कुंडलन यानी कि बाइंडिंग कुंडलन में रोधन का महत्व क्या है और कुंडलन में रोधन का महत्व क्या है और क्यों हर मशीन का रोधन स्तर जांच किया जाता है। तो सबसे पहले वाइंडिंग करते समय यानी कि कुंडलन करते समय आप एक रोधन स्तर तैयार करते हैं। कुंडलन हो जाने के पश्चात, बाइंडिंग करने के पश्चात आपने प्रैक्टिकली रूप से देखा होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन जो है वार्निश करता है, स्लीव डालता है और टेप का प्रयोग करता है और वो जो है खांचों में सीट पेपरों का प्रयोग करता है। तो ये इनका प्रयोग जो है रोधन स्तर लाने के लिए किया जाता है। अब किसी मशीन का बाइंडिंग के समय करने के पश्चात रोधन कितना होना चाहिए, रोधन प्रतिरोध तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। छोड़ करके छत पंखा और छायांकित ध्रुव मोटर शेडिंग पोल मोटर, इनका रोधन की सुरक्षा की दृष्टि से जो रोधन स्तर है, लेवल है, वो 2 मेगा ओम बनाया जाता है। तो रोधन की जब हम बाइंडिंग कर देते हैं, रोधन कर देते हैं, उसके पश्चात उन्हें बाइंडिंग करते, रीबाइंडिंग करते, फिर रोधन करना पड़ता है। समय समय पर मशीन की देखभाल करनी पड़ती है। तो ये रोधन निर्बल कब होता है? एक तो आपकी मशीन जब प्रचालित होती है तो उसका तापमान में परिवर्तन होता है, उसकी चाल के हिसाब से उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। दूसरा, आपके विद्युतीय और यांत्रिकीय प्रतिबल लगते हैं। विद्युतीय और यांत्रिक प्रतिबल लगते हैं, स्ट्रेस लगते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस वे होते हैं, जैसे कि एसी किसी चालक में गई तो उतना ही मान का चुंबकीय क्षेत्र बनाया, फिर उसने काटा और एक नया फोर्स उत्पन्न हो गया, सीएमएफ। दूसरा, आपके करंट के फ्लो का जो प्रतिरोध है वो भी विरोध करता है। तो उस प्रतिबल के कारण, रुकावट के कारण एक प्रतिबल उत्पन्न होता है। अब यांत्रिक प्रतिबलों का मतलब है कि आपकी यांत्रिक रूप से चोट अगर बाइंडिंग के रोधन लेवल पर पड़ जाती है तो उसका इंसुलेशन अगर थोड़ा सा भी छिल जाता है तो लीकेज होगा या आपके शॉर्ट सर्किट होगा। तो इन कारणों से आपका रोधन कमजोर होता है। और दूसरा, वातावरण की नमी या आर्द्रता भी हमारे रोधन को कमजोर करती है। कंपनों के कारण भी, वाइब्रेशन जो होते हैं उनके कारण भी आपका रोधन स्तर कमजोर होता है। और
गंदगी यानी धूल मिट्टी के कारण भी जो है आपका रोधन स्तर कमजोर होता है। फिर रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी आपका उस मशीन का रोधन स्तर कम हो जाता है। तो इसीलिए BIS द्वारा एक मानक टेबल तैयार की गई, जो पहले टेम्परेचर के आधार पर रोधन वर्ग बनाए गए। और वो किसके आधार पर बनाए गए? प्रचालन तापमान। और उन रोधन वर्ग की या उन प्रचालन तापमान की मशीनों में आपको रोधन पदार्थ कौन सा प्रयुक्त करना है, इसका विवरण हमें BIS द्वारा जारी टेबल से मिलता है। तो सबसे पहले 90 डिग्री सेल्सियस प्रचालन तापमान वाली मशीनों को रोधन वर्ग की वाई योजना के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत इतने तापमान वाली मशीनों में जो रोधन सामग्री सूती कपड़ा, सिल्क और बिना तेल में डूबा पेपर, जिसे हम निम्मी में बिना अंतः भरण कहते हैं। तो अब ये पहला वर्ग था। अब ऐसी मशीन जिनका प्रचालन तापमान 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस होता है, उनको रोधन वर्ग की ए योजना के अंतर्गत रखा गया। इसमें 120 नहीं, 105 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो उनको रोधन वर्ग की योजना के ए के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, इसमें भी सूती कपड़ा, सिल्क व तेल में डूबा पेपर प्रयुक्त किया जाता है। अब अगले रोधन वर्ग की बात करते हैं, जिनमें प्रचालन तापमान में अभी थोड़े पहले बोल गया था 120 डिग्री सेल्सियस जिनका प्रचालन तापमान होता है, उन मशीनों को रोधन वर्ग की ई योजना के अंतर्गत रखा गया। और इनमें जो रोधन पदार्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो लेदराइज पेपर, आपका एम्पायर कपड़ा और आपका जो है फाइबर प्रयुक्त किया जाता है। अब चौथे नंबर पर आपको जिन मशीनों का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होता है, उनको रोधन वर्ग की बी योजना के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया? बी योजना के अंतर्गत। और इसमें अभ्रक, काच रेशा और एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक, काच रेशा और एस्बेस्टस, इनका प्रयोग किया जाता है। पांचवा, आपका जो प्रचालन तापमान 155 डिग्री सेल्सियस जिन मशीनों का होता है, उन्हें रोधन वर्ग की
एफ योजना के अंतर्गत रखा गया। इसमें प्रयुक्त तो यही किए जाएंगे अभ्रक, काचरेशा और एस्बेस्टस, लेकिन अच्छे रोधन वाले होने चाहिए या उच्च रोधन वाले ये पदार्थ होने चाहिए। अगला जो आपका छठा आता है वो आपका आता है 180 डिग्री प्रचालन तापमान वाली मशीनों को आपके किस रोधन वर्ग की योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो इनको एच रोधन वर्ग की योजना के अंतर्गत रखा गया है। इसमें अभ्रक, काचरेशा और एस्बेस्टस का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये इनमें उनके सिलिकॉन प्रत्यास्था बहुलकों का प्रयोग करते हैं। यही डू किए जाते हैं, लिए जाते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? सिलिकॉन प्रत्यास्थ बहुलक। अभ्रक का, काचरेशे का और एस्बेस्टस का सिलिकॉन प्रत्यास्थ बहुलक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जिस वर्ग की हम बात करते हैं वो वर्ग आपका जो आता है वो सी वर्ग आता है। और सी वर्ग में प्रचालन तापमान जिन मशीनों का 200 डिग्री से और 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है उनको किस रोधन वर्ग की योजना के अंतर्गत रखा गया है? सी, जिसमें अभ्रक, पोर्सिलिन, स्फटिक कांच, अभ्रक, पोर्सिलिन व कांच रेशा। और कांच भी कैसा? स्फटिक का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपने BIS द्वारा जारी जो है टेबल को देखा। अब बात करते हैं हम कि रोधन कहां कहां करते हैं। एक मशीन में जब बाइंडिंग कर रहे हैं तो रोधन किस किस का किया जाता है? तो सबसे पहला आता है रोधन खांचों का। खांचों का रोधन, खांचों का रोधन सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद आपका जो रोधन किया जाता है वो आपका जो खांचे से बाहर भाग निकला होता है जिसमें प्रेरण का गुण नहीं पाया जाता या थोड़ा सा हल्का, ये एक चालक है, कंडक्टर है, कॉइल है, इसकी दो साइड होती है, एक एक्टिव साइड और एक पैसिव साइड, यानी इनएक्टिव साइड, सक्रिय साइड और निष्क्रिय साइड। तो जो साइड खांचे से बाहर निकली रहती है उसमें प्रेरण नहीं पाया जाता तो उसका भी रोधन करना होता है। और उसका रोधन जो हम करते हैं तो टैपों के माध्यम से करते हैं। और खांचों का रोधन जो किया जाता है वो रोधन शीट पेपरों से किया जाता है। रोधन शीट पेपर। अब यहां खांचों का रोधन हुआ और उससे जो बाइंडिंग में बाहर भाग निकला हुआ है उसका भी रोधन किया गया।
तीसरा रोधन हम अंतस्थ सिरों का रोधन करते हैं, और अंतस्थ सिरों का रोधन और सिरे संबंधनों का रोधन किया जाता है। सिरे संबंधनों का ये रोधन जिससे किया जाता है उनको हम बाइंडिंग में स्लीव के नाम से जानते हैं। तो चालकों के समूह को पकड़ने के लिए रोधन किया जाता है। चालकों के समूह को पकड़ने के लिए जो रोधन किया जाता है वो टेप से करते हैं, और खांचों का जो रोधन किया जाता है वो रोधन शीट पेपरों से किया जाता है। और आपके जो बाइंडिंग के टर्मिनल निकाल करके, सिरे निकाल करके लाए हैं आप, उनमें स्लीव डाली जाती हैं, और फिर भार और भी जो आपके सिरे संबंधन होते हैं उनमें भी स्लीव डाली जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है आप रोधन देखें, और उन रोधन शीट पेपरों को आप जो है आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी में और पेपर में तो आप पाते ही हैं। तो सबसे पहला जो रोधन शीट पेपर काम में लिया जाता है वो है लेदराइज पेपर। इस लेदराइज पेपर की विशेषता क्या होती है? इसका अच्छा काल प्रभावन होता है, अच्छा काल प्रभावन, और ये इसकी जो है परावैद्युतिक सामर्थ्य, डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो भी उच्च होती है। ये हमें बाजार में दो रंगों में उपलब्ध होता है, एक गहरे धूसर यानी सलेटी, और हरा बोतलनीय रंग। इसे रोधन वर्ग की ए योजना के अंतर्गत रखा गया है। अब यहां प्रैक्टिकली जो बात चल रही है तो वहां फिर उस टेबल को आपको नेग्लेक्ट करना है। यहां खांचों पर जो रोधन का वर्ग बनाया गया है वो हमारा लेदराइज पेपर ए योजना के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका आता है प्रेस पेन पेपर। ये एक उच्च ग्लेज किया प्रेस किया हुआ पेपर होता है, जिसका रंग बाजार में पीला उपलब्ध होता है, और इसे भी रोधन वर्ग में ए योजना के अंतर्गत रखा गया है। इसकी विशेषता उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य होती है, केवल सामर्थ्य। लेकिन आपने उच्च परावैद्युतिक वाला देख लिया, लंबे समय तक रोधन रहे वो देख लिया, लेकिन आपने ये भी तो देखा कि विद्युतीय और यांत्रिकीय रूप से नमी से हमारे रोधन को भी प्रभावित होता है। तो उसके लिए फिर एक विशेष प्रकार के पेपर तैयार किए गए, रोधन शीट पेपर, जो त्रिस्तर पेपर कहलाते हैं, ट्रिपलेक्स पेपर कहलाए। ये 3 पेपरों की परतों से मिलकर के बनाया गया है। एक तो प्रेस पेन, दूसरा
लेदराइज और तीसरा एलिफेंटाइड। अब ये तीनों पेपरों को जब मिलाते हैं तो जिस पेपर की परत ऊपर आ जाती है, जैसे प्रेस पेन की आई तो आपको पीला रंग में मिल जाएगा, अगर लेदराइज की आई तो ये हरा और धूसर रंग में उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको निर्मित करते समय एलिफेंटाइड पेपर की परत ऊपर आई तो ये भूरा रंग में उपलब्ध हो जाएगा। अब इसे रोधन वर्ग की किस योजना के अंतर्गत रखा गया है? ई योजना के अंतर्गत। इसके बाद जो चौथा आपका शीट पेपर या आता है वो है एम्पायर कपड़ा। एम्पायर कपड़ा वास्तव में एक नम्य सूती का कपड़ा होता है जिसे वार्निश में डुबो दिया जाता है, यानी संचित कर दिया जाता है और फिर उसे काम में लिया जाता है। ये भी रोधन वर्ग की ए योजना के अंतर्गत आता है। चूंकि वार्निश काले या स्वर्ण पीत रंग में उपलब्ध होती है, काले या स्वर्ण पीत, तो जैसी वार्निश का रंग है, अगर काली वार्निश में डुबोया गया तो काले रंग में मिल जाएगा, और अगर स्वर्ण पीत सोने जैसे पीले रंग में मिलता है, उपलब्ध है वार्निश, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद जो है जो पेपर आता है वो कृत्रिम पेपर आता है, मिलीमैक्स पेपर। तो ये त्रिस्तरीय पेपर, ट्रिपलेक्स पेपर महंगे पड़ते थे और ये तभी निर्मित हो पाते थे जब लेदराइज, प्रेस पेन और एलिफेंटाइड पेपर होते थे। इसलिए उच्च वैद्युतिक सामर्थ्य और यांत्रिक सामर्थ्य और अच्छे काल प्रभावन के लिए जो कृत्रिम पेपर तैयार किया गया वो मिलीमैक्स पेपर था, जिसका रंग दूधिया होता है और ये विद्युतीय व यांत्रिक सामर्थ्य इसकी उच्च होती है। इसलिए इसे रोधन वर्ग की ई योजना के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है और कभी कभी इसे बी योजना के अंतर्गत भी प्रयुक्त कर लिया जाता है। अब ताप वाली समस्या रह गई थी कि उच्च ताप पर जो प्रचालित होती हैं उनके लिए रोधन शीट पेपर कौन सा काम में लिया जाए। तो एक और पेपर बनाए गए, अभ्रक फोलियम। माइका आपका जो है और फोलियम को हम जो कहते हैं नाइट, माइका नाइट पेपर। इनमें नरम अभ्रक पर जो है फोलियम के ऐसे जाल बुना जाता है और हमें ये जो है अभ्रक के ही सफेद रंग में उपलब्ध होता है। लेकिन अभ्रक चूंकि उच्च ताप सहन कर सकता है, इसलिए ये उच्च ताप, उच्च वैद्युतीय, यांत्रिकीय सामर्थ्य, तीनों चीजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी इसको भी ई व वी वर्ग की योजना के अंतर्गत रखा गया।
अब इसके बाद आपके कांच रेशा पेपर आए। कांच की रुई से निर्मित किए गए जो पेपर हैं वो कांच रेशा पेपर है। ये पेपर आपके यदि बिना अंत्यभरण के हैं तो ई व वी योजना के अंतर्गत इनको प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन इनका अगर अंत्यभरण कर दिया जाता है, अंत्यभरण यानी कि इनको वार्निश में डुबो दिया जाता है, तो फिर इन्हें एफ व एच योजना के अंतर्गत प्रयुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, जो भी रोधन शीट पेपर आपको बाजार में उपलब्ध होते हैं तो उनकी गुणवत्ता या क्वालिटी के लिए आपको उन पर एक ब्रांड की मोहर मिलती है जो होती है हाइथो पर्स एवं नोमेक्स। इसी ब्रांड के पेपर बाइंडिंग में, इसी छाप के पेपर आपको बाइंडिंग में काम में लेना चाहिए। अब बाइंडिंग में ये पेपर साइज किन में उपलब्ध होते हैं? 2 मिली, आपके 5 मिली, आपके 7 मिली, आपके 10 मिली, आपके 15 मिली। इन साइजों में ये रोल किए हुए मिल सकते हैं। अब देखिए, टैपों की बात करते हैं हम, तो टैप हमारी सूती टैप, टेप्स हमारी जो चालकों को पकड़ने के लिए, चालकों के समूह को पकड़ने के लिए आप जिन रोधन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनको टैप कहते हैं। तो टैप हमारी सूती टैप भी मिलती है, आपकी पीवीसी टैप भी मिलती है, आपकी फाइबर टैप भी मिलती है, आपकी कांच रेशा टैप भी उपलब्ध होती है। अब स्लीवों की बात करते हैं जो अंतस्थ सिरों का रोधन करने के लिए या संबंधनों का रोधन करने के लिए ऐसी एक नली सी आपने डालते हुए देखा होगा। तो ये आपकी स्लीव सूती स्लीव हो सकती है, आपकी पीवीसी स्लीव हो सकती है, आपकी कांच फाइबर स्लीव हो सकती है, और भी आपके कई प्रकार की स्लीव उपलब्ध होती हैं, लेकिन मेन हमारे कोर्स में ये 3 ही हैं। इसके अतिरिक्त रोधन पदार्थ के रूप में वांस का प्रयोग किया जाता है। आपके वांस का, सन धागे का भी प्रयोग रोधन के लिए किया जाता है। तो अब अंतिम रोधन जो आप तैयार करते हैं इन कामों को करने के लिए, यानी रोधन लेबल तैयार करने के लिए, वो वार्निश से रोधन किया जाता है और वार्निश के द्वारा ही 1 मेगा ओम रोधन स्तर प्राप्त किया जाता है कुंडलन का। तो वार्निश हमें 2 ही रंगों में उपलब्ध होती है, स्वर्ण पीत और काले रंग। ये 5 लीटर तक के
जो है कैनों में मिलती है। अब देखिए, वार्निश आपकी 4 प्रकार की उपलब्ध होती है कुंडलन के लिए। एक वायु शुष्क वार्निश, दूसरी ताप दृढ़ वार्निश, तीसरी आपकी जो वार्निश है वो विलायकहीन वार्निश, विलायकहीन वार्निश, और चौथी आपकी भंजक वार्निश। तो जिस प्रकार की क्षमता वाली और प्रचालन ताप वाली मशीन होती है उसी हिसाब से वार्निश का चयन किया जाता है। या वहाँ मॉइस्चराइजेशन कैसा है कि वायु प्रवाहित करके वो सेट हो जाती है, या ताप जैसे लैंप आप डाल करके और वार्निश करने वालों बाइंडिंग करने वालों को जो है लैंप में वार्निश को सुखाते हुए देखा होगा। एक आपने कई रासायनिक विलयनों में से गुजार करके और वो सेट हो जाती है, तो वो विलायकहीन वार्निश होती है। एक भंजन वार्निश होती है। तो इस प्रकार वार्निश 4 प्रकार की हमको मिलती है। तो ये तो केवल हमारा कुंडलन का यानी बाइंडिंग का रोधन था जो बेहद जरूरी है। नहीं तो आपका निर्बल रोधन होने से आपकी विद्युतीय युक्तियां जिनमें बाइंडिंग हो रही है वो अति हुष्मित होकर के, लघु पतित होकर के, वो हीट पकड़ करके जो है उनकी बाइंडिंग जल जाती है और वो मशीन पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं और कल हम एसी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग देखेंगे। तो लगातार बने रहे हमारे चैनल पर, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, और बेल आइकन का जो है बटन उसे जरूर प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज की आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।